ओके सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ उदेश सोमन। और आज की क्लास में मतलब आज के क्लास में हम लोग ने जो एसवीएम पढ़ा था लास्ट डे, उसका डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे हम। तो डेमोन्स्ट्रेशन के पर्पस के लिए विद ड्यू क्रेडिट्स टू मिस्टर प्रशांत बनर्जी, हम उनका एसवीएम ट्यूटोरियल के ऊपर उन्होंने जो कैगल के ऊपर कर्नल बनाया है, हम उसको देखेंगे एज एन एग्जाम्पल फॉर आवर डेमोन्स्ट्रेशन। सो लेट मी गेट इन टू द थिंग। यहाँ पे क्लासिफिकेशन के लिए बाइनरी बाइनरी क्लासिफिकेशन का यूज किया है। क्यों सुमन, ये डेटा सेट मिल गया क्या? डेटा सेट, हाँ सर, इसी में इंक्लूड है। आप फिर ये प्राइवेट डेटा सोर्स क्या दिया हुआ है? सर, प्राइवेट डेटा सोर्स पॉसिबली उन्होंने खुद का लिंक ऐड किया हो, बट डेटा सेट नो लॉन्गर अवेलेबल। आई थिंक ये अवेलेबल नहीं है, डिलीट कर दिया है, इसलिए आ रहा होगा। हाँ, कोई नहीं सर, एग्जांपल देख के हम फिर बाद में किसी और डेटा सेट के ऊपर सेम प्रॉब्लम ले सकते हैं। ठीक है, चलो। तो इसमें जो प्रॉब्लम डिस्कस की गई है वो है बाइनरी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिडिक्टिंग अ पल्सर स्टार। सो ये एस्ट्रोनॉमिकल डेटा है। तो हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल डेटा जो टेलीस्कोप है, जैसे हबल टेलीस्कोप है, उसके थ्रू हमें एस्ट्रोनॉमिकल डेटा मिलता है, और उस एस्ट्रोनॉमिकल डेटा के थ्रू हमें प्रिडिक्ट करना है कि कोई गिवन स्टार जो आइडेंटिफाई हुआ है वो पल्सर स्टार है कि नहीं है। तो उसके लिए लेट्स गेट टू द डेटा। तो हमारी जो जनरल लाइब्रेरीज होती हैं, numpy, pandas, matplotlib, seaborn, वो सब इंपोर्ट कर ली है मैटप्लॉटलिब इनलाइन, ताकि जुपिटर में सेम पॉइंट के ऊपर आपका जो आउटपुट है वो मिल जाए विजुअलाइजेशन टूल्स का। उसके बाद ये कैगल का बिल्ट इन है, बिल्ट इन प्रोग्राम है आपकी फाइल को ऐड करने के लिए। एंड फाइनली जो पल्सर स्टार CSV फाइल है वो ऐड कर दी है। इंपोर्ट वार्निंग्स, इंपोर्ट वार्निंग्स का हम सिंपल यूज करते हैं कि हमारे पास कोई भी अननेसेसरी वार्निंग ना आए इसके लिए। इसके बाद डेटा सेट को इंपोर्ट करके एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करना है। तो इसमें 17,898 रोज एंड 9 कॉलम्स हैं। 9 कॉलम्स में से हमारा जो इंक्लूडेड टारगेट वेरिएबल है 0 अगर ये पल्सर स्टार नहीं है, 1 अगर ये पल्सर स्टार है। तो यहाँ पे पूरा डेटा है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोफाइल, मीन ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोफाइल। तो ये जिस भी फॉर्मेट में हमारा डेटा ऑब्टेन हो रहा है वो इस डेटा फ्रेम में अवेलेबल है। और लास्ट में ये टारगेट क्लास है। टारगेट क्लास हमें ये बताएगी कि हमारा जो गिवन स्टार है, जिस स्टार के लिए ये डेटा निकाला है, वो पल्सर स्टार है कि नहीं है। अब इसमें डेटा सेट को अगर हम एक्सप्लोर करेंगे तो ये एक्चुअली बाद में है, पर मैं फिर भी बता दे रहा हूँ कि ये जो डेटा है इम्बैलेंस डेटा है। इसमें जो हमारा टारगेट एट्रीब्यूट है उसमें पॉजिटिव इंस्टेंसेस बहुत कम है, ऑलमोस्ट 10% के आसपास है। तो यहाँ पे तो नॉर्मल उन्होंने सिर्फ कॉलम्स को आइडेंटिफाई किया है कि कौन कौन से कॉलम्स हैं देखने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी टारगेट क्लास है उसमें 16,000 समथिंग इंस्टेंसेस जीरो के, मतलब पल्सर स्टार नहीं है। नेगेटिव इंस्टेंसेस जो है वो हमारे पास 16,259 है, और पॉजिटिव इंस्टेंस 16,039 है। इस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर कर्नल में उन्होंने स्मोट का इंक्लूड या फिर किसी और क्लास इम्बैलेंस को डील नहीं किया है। तो हम लोग इम्बैलेंस डेटा के ऊपर ही प्रिडिक्शन देखने वाले हैं अभी। यहाँ पे उन्होंने नॉर्मल वैल्यू काउंट निकाल के परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया है कि कितना है। तो कई बार ही सोमन क्या होता है कि जैसे 10% भी अगर क्लास इम्बैलेंस हो ना, हाँ मतलब सर। अगर एक पर्टिकुलर जैसे क्लास 1 का 10% है हाँ तो उसको सफिशिएंट मान लेते हैं। कई बार कुछ लोग उस पर स्पॉट वगैरह लगाते नहीं, एक बार लगा के देख लिया तो अच्छा है। पर जैसे 10% वगैरह एक हाँ अच्छा परसेंटेज माना जाता है, तो उस पर स्पॉट वगैरह लगाते नहीं है। पर जैसे अगर 1% हो, 2% हो, नहीं 1%, 0.5%, तब स्पॉट लगाना एकदम जरूरी हो जाता हाँ। बट ऐसी ऐसे केसेस में हम लोग क्लास वेट का यूज कर सकते हैं ना। है। हाँ, क्लास वेट का यूज कर लो, या पहले एक बार विदाउट स्पॉट देख लो और एक बार एक विद स्पॉट देख लो, दोनों देख सकते हैं मतलब। ओके सर। ओके, मूविंग ऑन। तो नॉर्मल
इन्फो जो हम नॉर्मल इंफॉर्मेशन वगैरह निकालते हैं हमारे डेटा सेट की इंफॉर्मेशन, नल चेक करना है इस नल सम लगा के, तो हमारा डेटा पूरी अच्छे से प्रोसेस्ड है, इसमें नल वैल्यूज वगैरह कुछ नहीं है। और यहाँ पे फाइनली उन्होंने एक समरी निकाल दी है जो हमारे इनपुट हमारे जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उसकी, हमारी टारगेट क्लास बस डिस्क्रीट है और बाकी जो 8 इनपुट कॉलम्स हैं वो पूरे कंटिन्यूस न्यूमेरिकल वेरिएबल्स हैं और कोई मिसिंग वैल्यूज नहीं है, सो दैट्स गुड फॉर अस। अब आउटलायर्स के लिए चेक करना है तो एक बार तो उन्होंने डिस्क्राइब मेथड का यूज किया है। डिस्क्राइब मेथड से हमें पूरे जितने स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स होते हैं वो मिल जाते हैं न्यूमेरिकल कॉलम्स के लिए, तो उनका काउंट, उनका मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम मैक्सिमम और किस परसेंटाइल के ऊपर कौन सी वैल्यूज हैं वो हमें डिस्क्राइब फंक्शन लगा के मिल जाएगा। इसके बाद बॉक्स प्लॉट के हेल्प से जितने भी हमारे कॉलम्स हैं उनमें आउटलायर को चेक किया, तो ऑब्वियसली हमारे पास आउटलायर्स बहुत ज्यादा हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉक्स प्लॉट के विजुअलाइजेशन से। मूविंग ऑन, अब एसवीएम के आउटलायर हैंडलिंग के लिए जो है, तो कल हमने हार्ड मार्जिन वेरिएंट और सॉफ्ट मार्जिन वेरिएंट देखा था। तो सी की जो वैल्यू होती है हमारी उसको चेंज करके हार्ड मार्जिन हम हार्ड मार्जिन या फिर सॉफ्ट मार्जिन फिक्स कर सकते हैं अपना। सी की वैल्यू जितनी कम रहेगी उतना हमारा मार्जिन, सी की वैल्यू जितनी कम रहेगी उतने हमारे आउटलायर्स इंक्लूड होंगे, मतलब उतना वो प्रिडिक्शन एक्यूरेसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देगा, बट जैसे जैसे हम सी की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे उतना वो प्रिडिक्शन एक्यूरेसी को ज्यादा इंक्लूड करेगा, उतना वो हार्ड प्रिडिक्शन बनाएगा। तो सी की वैल्यू जो है वो हमारा मार्जिन पैरामीटर रहेगा। और फाइनल इसको अभी तो नहीं, मतलब यहाँ पे शुरुआत जो है अगर एक प्रोसेस के इससे देखे तो पहले आप बेसिक मॉडल के ऊपर प्रिडिक्शन बनाइए और उसके बाद सी और गामा की जो वैल्यूज हैं, गामा भी हमने कल देखा था सिमिलर फंक्शन सिमिलर मैनर में वर्क करता है। सी और गामा की जो वैल्यूज हैं उनको हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग जो करते हैं हम ग्रिड सर्च सीवी लगा के, उसके थ्रू हम ऑप्टिमाइज वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो फाइनली एक डेटा का जो एक बेसिक ईडीए निकालना होता है, तो हिस प्लॉट भी ले लिया है। तो हिस प्लॉट अलग अलग जितने भी हमारे न्यूमेरिकल डेटा कॉलम्स थे उनका हिस प्लॉट लिया है। तो आईपी मीन, आईपी एस डी, ये सब हमारे पास मिल जाएंगे हमें। जितने भी हिस प्लॉट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने मिल जाएगा। अगर नेगेटिव वैल्यूज ना रहे तो यहाँ हम बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा के इसको नॉर्मलाइज भी कर सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं बीच के कुछ कॉलम्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे, उनमें बहुत ज्यादा स्क्यूनेस है या किसी एक साइड पे बहुत ज्यादा डिविएटेड है, तो उसके लिए हम बॉक्स कॉक्स पावर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। ये बात की ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस है। सो फाइनली फीचर वेक्टर को डिक्लेयर कर दिया है एक्स में से, एक्स और वाई में। तो एक्स में ड्रॉप फंक्शन का यूज करें, टारगेट क्लास ड्रॉप हो गई और बाकी के जितने कॉलम्स थे वो एक्स में चले गए। यहाँ पे इन प्लेस ट्रू नहीं लगाया है, तो ओरिजिनल डेटा फ्रेम में अभी भी टारगेट क्लास वेरिएबल है और वाई डेटा हमारा जो नॉर्मल टारगेट क्लास रहती है वो ले लिया। इसके बाद टेस्ट ट्रेन स्प्लिट का यूज करके डेटा सेट को डिवाइड कर लिया। इधर टेस्ट साइज 0.2 लिया है, मतलब 80% डेटा ट्रेनिंग के लिए लिया है और 20% डेटा टेस्टिंग के लिए। रैंडम स्टेट ताकि हमारे पास रिजल्ट रेप्लिकेट हो सके, और दोनों के शेप्स चेक कर लिए हैं। फाइनली फीचर स्केलिंग इसमें सिर्फ इसमें न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं सारे, इसलिए फीचर स्केलिंग इंपॉर्टेंट है। तो स्टैंडर्ड स्केलर का यूज किया है। अल्टरनेटिवली गिवन द टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड गिवन आपके स्केलिंग के बाद डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है उसको देखते हुए आप स्टैंडर्ड स्केलर, मिन मैक्स स्केलर या फिर रोबस्ट स्केलर जो अप्रोप्रिएट हो उसको ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड स्केलर का यूज किया गया है। तो स्टैंडर्ड स्केलर में वही फिट ट्रांसफॉर्म मेथड ट्रेनिंग डेटा पे और टेस्ट डेटा के ऊपर ट्रांसफॉर्म, जो ट्रेनिंग डेटा से लर्न किया उसी लर्निंग के बाद जो पैरामीटर्स निकले उसके थ्रू टेस्ट डेटा को ट्रांसफॉर्म किया है। और
ये सिर्फ इसने डिस्क्रिप्शन ले लिया है, हमारे ट्रेनिंग डेटा में कॉलम्स हैं उनका। फिर फाइनली रनिंग दी एसवीएम, यहाँ से हम एसवीएम स्टार्ट करेंगे। तो sklearn की जो sklearn में एसवीएम की अलग से लाइब्रेरी है, तो आप sklearn.svm लाइब्रेरी से एसवीसी सर्विस वो सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर को आप यूज कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। इसके जो डिफॉल्ट हाइपर पैरामीटर्स होते हैं, वो ये होते हैं कि वो सी की वैल्यू 0.1 ही लेता है, गामा ऑटो पे रहता है, गामा की वैल्यू अपनी तरफ से सेट करता है। और जो हमारा कर्नल रहता है, तो कर्नल का हमने आरबीएफ रेडियल बेस फंक्शन का यूज करके देखा था, वो होता है, वो कर्नल इसका डिफॉल्ट रहता है। अगर आपको लगता है कि लीनियर कर्नल के ऊपर टेस्ट करना है या पॉलिनोमियल कर्नल के ऊपर चेक करना है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं डिक्लेयर करते समय। तो नॉर्मल एसवीसी का इंस्टेंस बना दिया है, इसमें पूरे डिफॉल्ट हाइपर पैरामीटर्स हैं, उसके बाद फिट किया और टेस्ट डेटा के ऊपर प्रेडिक्शंस निकाल लिए। इसके जितने प्रेडिक्शंस है अभी टेस्ट डेटा के ऊपर ही हम देखने वाले हैं। तो डिफॉल्ट हाइपर पैरामीटर्स के साथ प्रेडिक्शंस निकाले, प्रेडिक्शंस की नॉर्मल एक्यूरेसी निकाली एक्यूरेसी स्कोर फंक्शन का यूज करके। ये हमारा जो एक्यूरेसी स्कोर फंक्शन रहता है वो हमें बता देगा कितने करेक्ट प्रेडिक्शंस हुए हैं फ्रॉम ऑल द अवेलेबल प्रेडिक्शंस। तो इधर पे हमारे पास वैल्यू आ गई 0.9827, सो 98% करेक्ट प्रेडिक्शंस हैं हमारे पास। अब सी की वैल्यूज को चेंज कर करके टेस्ट किया है इन्होंने यहाँ पे। सी की वैल्यूज मतलब आप ऐसे मैन्युअली करने की बजाय डायरेक्ट हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग लगा के यूज कर सकते हैं, वो बेटर रहेगा। तो बाकी ये अगर हमें सी की वैल्यू का इफेक्ट देखना है तो सी की वैल्यू 100 सेट कर दी, वापस इंस्टेंशिएट किया है सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर को, सी की वैल्यू 100 लेके उसके बाद और एक्यूरेसी स्कोर निकाला। तो ये हमारा एक्यूरेसी स्कोर थोड़ा सा बढ़ गया है क्योंकि उसने क्लासिफिकेशन हार्ड कर दिया कि सोमन थोड़ा सा हमें ये भी बिल्कुल बता दो कि करेक्ट। सोमन सोमन हाँ सर। ये बता दो कि सी की वैल्यू हम ज्यादा ले रहे हैं तो अब ये हार्ड मार्जिन होगा कि सॉफ्ट मार्जिन होगा? सी। थोड़ा ये कल हाँ सर। मतलब सी की वैल्यू जैसे हम बढ़ाते जाएंगे तो हार्ड मार्जिन की तरफ जाएगा कि सॉफ्ट मार्जिन की तरफ जाएगा? ये सी की वैल्यू जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे हमारा मार्जिन हार्ड होते जाएगा। सी की वैल्यू जितनी स्ट्रांग रहेगी उतने हम उतना इनकरेक्ट प्रिडिक्शंस जो हैं वो कम होते जाएंगे, हम मार्जिन को मार्जिन को हार्ड करते जाएंगे कि हमें एग्जैक्ट प्रिडिक्शंस ही चाहिए, बट इसमें ओवरफिटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये कल भी हमने देखा था। और सी क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन इनवर्स में होता है, सी की वैल्यू अगर हम जो फॉर्मूला हमने देखा था उसमें सी की वैल्यू बाउंड फॉर मतलब सी की वैल्यू थी, एक बाउंड थी किसके लिए, एप्सिलॉन के लिए, कि हम कितने एरर्स कर रहे हैं। तो वहां पे सी की वैल्यू हम जितनी बढ़ाएंगे उतने ज्यादा एरर्स आएंगे, बट इन दिस केस क्योंकि इधर इम्प्लीमेंटेशन उल्टा होता है, तो हम सी की वैल्यू जितनी बढ़ाएंगे उतने कम एरर्स आएंगे, उतना हमारा मार्जिन हार्ड होते जाएगा, उतने हमें ज्यादा एक्यूरेट प्रेडिक्शंस मिलेंगे। सो वही है कि हाँ, अगर ये आप सी की एक्यूरेट वैल्यू। प्रेडिक्शन ट्रेन डेटा के ऊपर मिलेंगे, मतलब वो एक्यूरेट प्रेडिक्शन ट्रेन डेटा पे मिलेंगे ना। तो हाँ ओवर सर। फिटिंग जो है बढ़ता, ओवर फिटिंग होने के चांस है टेस्ट डेटा पे हो सकता है कि आपको एक्यूरेट रिजल्ट ना मिले यस सर। क्योंकि आपने हार्ड मार्जिन क्लासिफायर यूज किया है। हाँ, यहाँ वैसे एक्चुअली स्कोर्स जो है वो टेस्ट डेटा के ऊपर ही निकाले हैं उन्होंने, ट्रेन डेटा के ऊपर स्कोर निकाले ही नहीं है। सो ये जो हमें एक्यूरेसी मिल रही है वो फाइनल टेस्टिंग डेटा की है। एंड फाइनली सी को 1000 रख के भी चेक कर लिया, बहुत हार्ड करके भी चेक कर लिया, बट यहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। जैसे यहाँ पे हमारा एक्यूरेसी स्कोर था 9.9832, ये एक्चुअली कम हो गया है इनफैक्ट। तो वो होता है, मार्जिन को अगर हम सेट करते तो उस हिसाब से, बट इसके लिए वही हमारी अप्रोप्रिएट मेथड यही है कि हम एक एक्यूरेसी मैट्रिक को सेट कर दें कि हमें किस स्कोर के ऊपर लेना है, किस स्कोर को कंसिडर करते हुए चलना है, और उसको कंसिडर करते हुए हम ग्रिड सर्च सीवी के थ्रू जो सी हाइपर पैरामीटर है उसको सही वैल्यू तक ऑप्टिमाइज कर दें। वो कंप्यूटर खुद से कर लेगा, हमें मैन्युअली हर वैल्यू को चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद एसवीएम को लीनियर कर्नल के साथ ट्राई किया है और सी को डिफॉल्ट ही रखा है 0.1 1.0, सी की डिफॉल्ट वैल्यू वही रखी है।
कर्नल लीनियर ले लिया है इस बार। लीनियर कर्नल सिंपल लाइन के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करता है, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में। और तो उसके ऊपर अगर हम रख के देखते हैं तो हमें एक्यूरेसी मिल रही है 0.9830। फिर वापस से सी की वैल्यू बढ़ा के टेस्ट किया तो 0.9832 हमारी जो पिछली एक्यूरेसी थी आरबीएफ कर्नल के साथ सेम एक्यूरेसी हमें मिल गई है। 1000 करके देखा तो भी सेम आ रही है। 1000 कर मतलब इसमें अगर हम हमारा मार्जिन और हार्ड करते तो हमें कोई इम्प्रूवमेंट मिल नहीं रहा है। तो Final- इसका इसका एक मिनट, इसका इन्फ्रेंस ये है कि आरबीएफ कर्नल जो कि हमारा मोस्ट जेनरिक और मोस्ट कॉम्प्लेक्स कर्नल होता है, उससे भी उतना रिजल्ट आ रहा है और लीनियर से भी उतना रिजल्ट आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा जो डेटा है, जो ओरिजिनल डेटा है, वो एक लीनियर हाइपरप्लेन से सेपरेबल है, हाइपरप्लेन से सेपरेबल है। उसके लिए तुमको आरबीएफ कर्नल लगाने की जरूरत नहीं है, लीनियर कर्नल से भी उतना रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे आरबीएफ कर्नल यूज करना जो है ओवरकिल है ना। तो ये आपके टेस्ट से पता चल रहा है, क्योंकि आरबीएफ और लीनियर से दोनों में सेम रिजल्ट आ रहा है। तो हाँ, तो लीनियर हम से भी उतना रिजल्ट आ रहा है, मतलब लीनियर हाइपरप्लेन जो होता है उससे जो है वो सेपरेबल है डेटा। तो आरबीएफ लगाने का जरूरत नहीं है, आरबीएफ विल बी ओवरकिल इन दिस केस। यस सर। सो फाइनली यहाँ फाइनली उन्होंने प्रिडिक्शन निकाल लिए हैं ट्रेनिंग के लिए। तो ट्रेनिंग डेटा सेट के ऊपर भी प्रिडिक्शन निकाली ये चेक करने के लिए कि कोई ओवरफिट तो नहीं है। बट एक्चुअली ट्रेनिंग की एक्यूरेसी टेस्टिंग से कम आ रही, मतलब टेस्टिंग डेटा के ऊपर बेटर परफॉर्म कर रहा है हमारा मॉडल। और विद इन 5% रेंज है अभी भी, क्योंकि वहां पे हमारी टेस्टिंग एक्यूरेसी जो थी वो 0.9832 आई थी, यहाँ पे हमें 0.9783 मिल गई है। तो विद इन 5% है। सो आवर मॉडल इज गुड इनफ। यही उन्होंने वापस से स्कोर साथ में प्रिंट कर लिए हैं। सो 0.9783 for training set and for testing set 0.9830. Moving on, इसके बाद नल मतलब एक्यूरेसी। इसका ये मतलब हुआ कि जब ट्रेनिंग और टेस्ट के स्कोर आसपास आ रहे हैं, मतलब कोई ओवरफिट नहीं हुआ है। वी हैव डन अ गुड जॉब। यस सर। सो एक बार नल एक्यूरेसी भी निकाल ली, क्योंकि नल एक्यूरेसी क्या होती है कि जैसे हमारी कोई मेजॉरिटी क्लास रहती है। अब जो हमारे इम्बैलेंस डेटा सेट रहते हैं उसमें ये चांसेस रहता है कि मशीन लर्निंग जो एल्गोरिदम है वो जो हमारा लोअर मेजॉरिटी डेटा सेट है जिसके इंस्टेंसेस बहुत ज्यादा हैं, पूरी ट्रेनिंग उसी को लेके कर ले और माइनॉरिटी को कंसिडर ही ना करे। तो अगर मान लीजिए हमारे सारे इंस्टेंसेस 0 भी आ गए तो भी हमें एक नल एक्यूरेसी तो मिल ही जाएगी। तो हमारा जो मॉडल है वो नल एक्यूरेसी से बेटर परफॉर्म करना चाहिए। तब हम एक्यूरेसी स्कोर को देख के कह सकते हैं कि हमारा मॉडल अच्छे से काम कर रहा है। तो यहाँ उन्होंने वैल्यू काउंट निकाल लिया, वैल्यू काउंट से नल एक्यूरेसी स्कोर निकाल लिया। नल एक्यूरेसी सिंपल है कि जो टोटल इंस्टेंसेस है उसमें से मेजॉरिटी क्लास जो हमारी नेगेटिव्स थे, 0 वैल्यू जो थी क्लास 0, वो उसको डिवाइड कर लिया है। तो आपको यहाँ नल एक्यूरेसी मिल जाती है 92.35%। इसका मतलब ये होता है अगर हमारा मॉडल पूरे इंस्टेंसेस को भी अगर 0 प्रेडिक्ट कर दे। सुमन, एक मिनट ऊपर जाना थोड़ा। ये वैल्यू काउंट अलग कैसे आ रहा है? पहले तो 19,000 और ये था ना, सर 19,000 और नहीं 1,600 और 16,000 और 1,600 था। तो अभी ये क्या है? सर ये अच्छा, टेस्ट डेटा है ना। ये टेस्ट डेटा के ऊपर है। टेस्ट डेटा का तो छोटा है ना, टेस्ट डेटा हाँ 20% है ओनली। हाँ। राइट राइट राइट। तो टेस्ट डेटा में नल एक्यूरेसी स्कोर निकाला है वो 0.9235 है। तो हमारा मॉडल ऑलरेडी 98% 0.98 पे चल रहा है। तो दैट इज गुड, हमारा मॉडल अच्छा है। हमारा मॉडल नल एक्यूरेसी से भी बेटर परफॉर्म कर रहा है। हम लोग ऑलरेडी मॉडल इवेल्युएशन में देख चुके हैं कि हमें सिर्फ एक्यूरेसी नहीं बाकी के स्कोर्स भी इसमें देखने पड़ते हैं, वो है अभी आगे इसमें। फिर एसवीएम को पॉलिनोमियल कर्नल के ऊपर टेस्ट कर लिया। पॉलिनोमियल कर्नल स्ट्रेट लाइन की जगह किसी एक पॉलिनोमियल फंक्शन कंसीडर करती है, किसी कर्व को कंसीडर करती है, तो उसका यूज कर लिया है। पॉलिनोमियल कर्नल लगा के अगर सी की वैल्यू डिफॉल्ट ही रखी है 1, पॉलिनोमियल कर्नल निकाल के जब टेस्ट किया तो 0.9807। अगर सी की वैल्यू बढ़ाते हैं
तो ये आ रही 0.9824। सो ऑब्वियसली हमें कुछ ज्यादा ऑब्वियसली ये तो अंडर परफॉर्म कर रहा है लीनियर और आरबीएफ के कंपैरिजन में। तो जैसा कि सर ने बताया कि हम किस कर्नल के ऊपर कैसा रिजल्ट आ रहा है उसको देख के भी बता सकते हैं कि हमारे लिए हमारा डेटा किस फॉर्म में और हमारे लिए अप्रोप्रिएट कर्नल क्या होगी। तो फिर फाइनली एक टेस्ट उसने सिग्मॉइड कर्नल के ऊपर भी बनाया। सिग्मॉइड कर्नल शायद हमने कंसिडर सिग्मॉइड कर्नल का शायद हमने नहीं देखा था, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, मैं उसमें से बता देता हूँ। हमारे पास जो सिग्मॉइड फंक्शन होता है हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में देखा था, उसी सिग्मॉइड फंक्शन का कर्व लेके सिग्मॉइड कर्नल प्लॉट होती है और सिग्मॉइड कर्नल इस टाइप का एक हाइपर प्लेन बनाता है, इस शेप का हाइपर प्लेन बनाता है। तो उसके थ्रू जो हमारी डिसीजन बाउंड्रीज है वो डिटरमाइन होती हैं। तो सिंपल है, जैसे बाकी ये कर्नल ट्रांसफॉर्म करते हैं वैसे ही सिग्मॉइड कर्नल भी ट्रांसफॉर्म करता है। सिग्मॉइड कर्नल बस ये सिग्मॉइड फंक्शन को ले लेता है। लीनियर फंक्शन एक स्ट्रेट लाइन को ले रहा था, पॉलिनोमियल फंक्शन एक कर्व को कंसीडर करता है, सिग्मॉइड फंक्शन सिग्मा फंक्शन को कंसीडर करता है, बट इन मल्टीपल डायमेंशंस। हमने अभी तक के सिग्मॉइड फंक्शन 2 डायमेंशंस में देखा, ये मल्टीपल डायमेंशंस में है। मल्टीपल ये 3 डायमेंशंस में तो हम विजुलाइज कर सकते हैं, तो 3 डायमेंशन में सिग्मॉइड कर्नल कुछ इस तरह से दिखेगा। मैं डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन पे जाता हूँ अब। लीनियर कर्नल, ये सिग्मॉइड कर्नल। तो इसने एक बार सिग्मॉइड कर्नल के ऊपर भी हमारी जितने भी हमारा जो डेटा है उसको टेस्ट चेक किया है। सी की वैल्यू सेम 0.1 ही रखी है। एंड सिग्मॉइड कर्नल के ऊपर जब हम टेस्ट करते हैं तो एक्चुअली एक्यूरेसी स्कोर बहुत कम आ रहा है, 0.8858। जो हमारा प्रीवियस स्कोर आ रहा था उससे 10 कम है, 10 कम है। हमारा पिछला स्कोर जो था वो 98.32 था, 98.32%। यहाँ पे हमारे पास 88.58% आ रहा है। तो ऑब्वियसली सिग्मॉइड कर्नल तो इसके लिए अच्छा कर्नल नहीं है। सी के वैल्यूज को नहीं, ये चेंज तो कर, नल एक्यूरेसी से भी कम आ रहा है ना। नल एक्यूरेसी 92 थी, ये हाँ 88 आ रहा है। मतलब ये तो मतलब वर्स्ट परफॉर्मेंस है। तो मतलब इट इज बिलो नल एक्यूरेसी। यस नल सर। एक्यूरेसी से कम तो कुछ हम एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते हैं वैसे भी। हम्म। सो फाइनली सी को ऑप्टिमाइज करने से भी कुछ नहीं हुआ। सी को सी की वैल्यू भी बढ़ाने से हमें 88.55 भी मिल रहा है। तो सिग्मॉइड कर्नल तो हमारे इस केस में यूजलेस है। सो फाइनली कंक्लूजन हमें ये निकलता है कि आरबीएफ और लीनियर कर्नल पर इस पर्टिकुलर डेटा सेट के लिए अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। तो उसी के ऊपर उसी को हम यूज करेंगे हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए। अभी पहले कंफ्यूजन मैट्रिक्स निकाल ली है इन्होंने। यहाँ पे कंफ्यूजन मैट्रिक्स से हमें जितने भी स्कोर्स होते हैं हमारे क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए वो हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स से डिराइव कर सकते हैं। यहाँ मैं एक एक्चुअली छोटी सी एरर पॉइंट आउट करूंगा। जो हमारी कंफ्यूजन मैट्रिक्स होती है उसमें ट्रू पॉजिटिव्स और ट्रू नेगेटिव्स की वैल्यू जो होती है वो इन्होंने यहाँ पे एक्सचेंज कर दी है। ट्रू पॉजिटिव्स 1 1 पे होते हैं और ट्रू नेगेटिव्स 0 0 पे होते हैं। ये मतलब आप जब कोड लिखे तो एक बार इसका डॉक्यूमेंटेशन देख लीजिएगा। तो ये देखिए ट्रू नेगेटिव्स जो हैं वो 0 0 पोजीशन पे हैं और जो ट्रू पॉजिटिव्स हैं वो 1 1 पोजीशन पे हैं। सोमन यहाँ यहाँ पे उन्होंने पे थोड़ा सा सोमन यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखने की है। कर्नल जो अपन कंफ्यूजन मैट्रिक्स प्लॉट होता है ना, वो भी दो तरीके से प्लॉट होता है। एक में हम जो है ट्रू पॉजिटिव ऊपर लेते हैं और ट्रू नेगेटिव नीचे लेते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, ट्रू नेगेटिव ऊपर लेते हैं, ट्रू पॉजिटिव नीचे लेते हैं। तो उसमें फिर ये 0 0 और इसका पोजीशन बदल जाता है। तो हाँ हमको सर। ये देखना पड़ेगा जो इसने इसने जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स डिफाइन किया है वो कैसा किया है। तो हो सकता है ये गलत ना हो। नहीं सर, वो मैं चेक कर लिया। उसकी क्योंकि यहाँ डेफिनेशन पे चेक की तुमने ऊपर? सर हमारे पास पॉजिटिव इंस्टेंसेस 270 समथिंग थे और यहाँ पे इनके ट्रू पॉजिटिव्स ही 3289 आ रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने एक्चुअली उल्टा कर दिया है। अच्छा ठीक है। इफ यू आर कॉन्फिडेंट, यू चेक, देन आई एम ओके। और सर एक्चुअली ये जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स डिक्लेयर किया है ना उन्होंने यहाँ पे
कंफ्यूजन मैट्रिक्स को इंपोर्ट करके डिक्लेयर किया है, मैंने उसी का रिटर्न टाइप चेक किया हूँ। ये जो एस्केलन मैट्रिसेस से कंफ्यूजन मैट्रिक्स इंपोर्ट किया है, इसी फंक्शन को मैंने निकाला हूँ, तो इसी का डॉक्यूमेंटेशन है। तो इसका रिटर्न, इसके रिटर्न टाइप में जो मैट्रिक्स राइट, चलो, उसी की वेरी code- नाइस, वेरी नाइस। क्योंकि हम ऊपर देख सकते हैं ना, यहाँ पे हमारे पास क्योंकि इम्बेलेंस डेटा है और हमारी पॉजिटिव क्लास लोअर है, तो हमारे पास 1 के इंस्टेंसेस 274 हैं, जबकि वहां वो ट्रू पॉजिटिव 3000 समथिंग बता रहे हैं, वो एक्चुअली ट्रू नेगेटिव्स हैं। वो छोटी सी मिस्टेक है, हम लोग अपने इसमें करेक्ट कर सकते हैं। सो फाइनली इसमें ये गामा का ऑप्टिमाइजेशन कंफ्यूजन, किया है क्या कहीं? हाँ सर किया है, आगे किया है उन्होंने। देखते हैं। कंफ्यूजन मैट्रिक्स को प्लॉट कर लिया। इसका कोड जो इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने शेयर किया था, वो भी उस कोड में भी आपको मिल जाएगा। उसमें मैंने कोऑर्डिनेट्स को सही कर दिया हूँ, जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं वो करेक्ट करके फिर दिया है, तो वो उसको आप यूज कर लीजिए वो वाले कोड को, तो आपको कंफ्यूजन मैट्रिक्स सही मिल जाएगी। यहाँ पे बस जो प्रिडिक्टेड पॉजिटिव है, प्रिडिक्टेड नेगेटिव, इनकी इनकी पोजीशंस बस बदल जाएंगे। फिर क्लासिफिकेशन मैट्रिसेस हमारे पास होते, तो इसमें क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, मैंने जो इससे पहले क्लासिफिकेशन मॉडल इवैल्यूएशन वाला कवर किया था, तो उसमें हम सभी स्कोर्स को इंडिविजुअली देखा था। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट हमें एक सिंपल रिपोर्ट देती है सारे स्कोर्स कैलकुलेट करके, तो आप डायरेक्ट इसको भी इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ इस पर्टिकुलर, ये एक मिनट समझ, ये क्लासिफिकेशन रिपोर्ट जो है ना, हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में बहुत डिटेल में डिस्कस की है। तो मैं, अगर आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन का वीडियो देखेंगे तो मैंने उसमें काफी डिटेल में आपको समझाया कि हर एक रो का मतलब क्या होता है, हर एक कॉलम का मतलब क्या होता है। तो थोड़ा आपको उधर रेफर करना पड़ेगा। इसको पढ़ना इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, थोड़ा पता होना चाहिए अपने को कि एग्जैक्टली क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को कैसे पढ़ा जाए। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है ये, तो आपको एक बार थोड़ा देखना पड़ेगा वीडियो, या फिर थोड़ा सर्च करना पड़ेगा इंटरनेट पे। ओके। सो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट निकाल ली। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में देख रहे हैं कि जो हमारी जो क्लास है, हमें पल्सर स्टार है कि नहीं, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमारा रिकॉल स्कोर जो है वो कम है, रिकॉल स्कोर 84.84 है, उसकी वजह से हमारा F1 स्कोर भी कम आ रहा है, 0.88 आ रहा है। इसका वेटेड एवरेज ऑब्वियसली ज्यादा ही आएगा, क्योंकि जो जीरो क्लास है उसमें ज्यादा इंस्टेंसेस है, तो वेटेड एवरेज तो ऑब्वियसली हमें इसी के आसपास मिल जाएगा। बट अगर हमें अपने पर्टिकुलर केस के हिसाब से देखना है, तो हमें ये जो 1 में जितने रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको देखना है, वो उनकी वैल्यूज हमारे पास अच्छी आनी चाहिए। तो रिकॉल स्कोर, जब हम जनरल रिकॉल स्कोर लेते हैं तो वो ये वैल्यूज देता है, जनरल रिकॉल स्कोर, जनरल F1 स्कोर और जनरल प्रिसीजन स्कोर। तो ये जो हाईलाइटेड वैल्यूज हैं वो हमें मिलती हैं। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में वो 0 और 1 के लिए अलग अलग भी निकाल के देता है, और उसके बाद उसका वेटेड एवरेज और मैक्रो एवरेज भी बताता है। तो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट तो इसकी देख ली। इसके बाद क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी, तो यहाँ पे इन्होंने जितने भी स्कोर्स हैं उनको मैन्युअली कैलकुलेट किया है। तो क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी, तो जो उसका फॉर्मूला होता है, टोटल करेक्ट प्रिडिक्शंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, वो क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी। उसके बाद क्लासिफिकेशन एरर, तो उसमें जो फॉल्स डेटा कितना निकला है, फॉल्स कितने प्रिडिक्ट हुए हैं, वो उनको ले लिया है क्लासिफिकेशन एरर में। फिर प्रिसीजन स्कोर जो है वो निकाला है, रिकॉल स्कोर या फिर सेंसिटिविटी स्कोर जिसे कहते हैं वो निकाला है, और ट्रू पॉजिटिव रेट निकाला है, फॉल्स पॉजिटिव रेट निकाला है, स्पेसिफिसिटी जो नेगेटिव ट्रू नेगेटिव का जो रेट होता है, ट्रू नेगेटिव कितने प्रिडिक्ट हुए हैं एक्चुअल नेगेटिव्स में से, वो स्पेसिफिसिटी होता है, वो निकाला है। और फाइनली F1 स्कोर इन्होंने निकाल के नहीं दिखाया है। और हमारा आरओसी एयूसी का भी प्लॉट हमने कैसे बनाना है वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। यहाँ पे उसका सिंपल कोड है कि जो इसकी प्रिडिक्टेड वैल्यूज हैं उसके थ्रू फॉल्स पॉजिटिव रेट, ट्रू पॉजिटिव रेट, ये दो वैल्यूज निकाल ली और उसको पास कर दिया आरओसी के कर्व बनाने के लिए।
प्लॉटिंग फंक्शन है। तो हमें आरओसी का कर्व मिल जाएगा, और आरओसी का अगर हम एरिया अंडर द कर्व निकालें तो एरिया अंडर द कर्व भी हमारा अच्छा आ रहा है 9.9171, तो 1 के ऑब्वियसली क्लोज है, तो आरओसी एयूसी स्कोर भी हमारा अच्छा है प्रिडिक्शन के लिए। एंड फाइनली क्रॉस वैलिडेशन स्कोर निकाला है आरओसी एयूसी के लिए। तो आरओसी स्कोर जो होता है उसके ऊपर क्रॉस वैलिडेशन स्कोर निकाला है, वो आप देख सकते हैं ओरिजिनल क्रॉस वैलिडेशन स्कोर थोड़ा ज्यादा आएगा आरओसी एयूसी का, बट यहाँ पे उन्होंने एक और मेथड बताई है, स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन विथ शफल स्प्लिट। तो हम जनरली जो क्रॉस वैलिडेशन निकालते हैं वो एग्जिस्टिंग डेटा सेट के सिंपल 5 पीस 10 पीस हमने जितना भी सीवी की वैल्यू दी होते पीसेस करेगा, और उसको अल्टरनेटिवली ट्रेनिंग सेट टेस्टिंग सेट लेके बार बार चेक करके देखेगा। बट उसमें भी अगर हमें और रैंडमनेस लेनी है, अगर हमें उसकी स्प्लिटिंग और अच्छे से बढ़ानी है ताकि हमें रिजल्ट जो है वो और अच्छे जनरलाइज्ड होके मिले, तो के फोल्ड का यूज कर सकते हैं, स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड का। उसका भी यूज करना सिंपल है। मॉडल सिलेक्शन में एसकेलन का जो मॉडल सिलेक्शन है उसमें के फोल्ड अवेलेबल है, उसको इंपोर्ट कर लीजिए, इसका इंस्टेंशिएट कर दीजिए। तो एन स्प्लिट्स हम जो सीवी में जितने स्प्लिट देते थे वो एन स्प्लिट में आ जाएगा। शफल को ट्रू रखना है, रैंडम स्टेट और शफल एक साथ चलते हैं, तो शफल अगर फॉल्स रहेगा तो रैंडम स्टेट का कोई मतलब ही नहीं बनता। बट अगर आपका शफल ट्रू है, शफल जो हमारा डेटा सेट है उसके डेटा सेट में जितने रोज हैं उनको आपस में शफल करके फिर उसके बाद यूज करेगा, तो हमें और अच्छे हमें जो डेटा सेट है वो ज्यादा रैंडमाइज मिलेगा और ज्यादा जनरलाइज्ड रिजल्ट मिलेंगे जब हम इसको टेस्ट करेंगे। शफल ट्रू रखने पे आपको रैंडम स्टेट सेट करनी पड़ती है, तो आप रैंडम स्टेट सेट कर देंगे। अगर शफल फॉल्स है तो रैंडम स्टेट एक्सेप्ट नहीं करता है वो। फिर इसको यहाँ पे लीनियर कर्नल यूज करके टेस्ट किया है, और फाइनली क्रॉस वैलिडेशन निकाले हैं। सिंपल हमारे पास क्रॉस वैलिडेशन स्कोर फंक्शन होता है एसकेलन में, एसकेलन उसको कॉल किया, उसमें मॉडल पास किया, इनपुट डेटा और आउटपुट डेटा जो हमारा वाई सेट है उसको डाला, और सीवी में हम जनरली सिर्फ नॉर्मल नंबर पास करते हैं कि हमें कितने फोल्ड्स हैं सीवी के। बट यहाँ पे हमने जो के फोल्ड ऑब्जेक्ट बनाया है, इस पॉइंट पे जो के फोल्ड इंस्टेंशिएट करके ऑब्जेक्ट बनाया है वो के फोल्ड ऑब्जेक्ट पास कर देंगे, तो हमें शफल डेटा के ऊपर सीवी स्कोर्स मिल जाएंगे। फाइनली सीवी स्कोर्स प्रिंट अगर करते तो ये देखिए शफल डेटा के ऊपर जब हम देखते हैं स्ट्रेटिफाइड क्रॉस वैलिडेशन स्कोर लीनियर कर्नल के लिए, तो ये स्कोर्स ऑलमोस्ट एक दूसरे के आसपास ही हैं, तो इसका मतलब हमारा मॉडल ओवरफिट नहीं है और अच्छे से परफॉर्म कर रहा है हर टाइप के डेटा के लिए। और इसका एवरेज ले लिया तो ऑब्वियसली हमें एक मीन स्कोर से ही मतलब है, तो उसका मीन कर लिया, तो एवरेज स्कोर हमारे पास आ गया 0.9789। यहाँ ये आरओसी एयूसी का स्कोर लिया है यहाँ पे। सेम उसने आरबीएफ के लिए किया है, कर्नल आरबीएफ रख के। फिर से वही आप सारे स्कोर्स सीवी में पास करेंगे और सारे स्कोर्स निकाल लेंगे, स्कोर्स का एवरेज निकाल लेंगे। आरबीएफ कर्नल के लिए देखिए स्कोर्स एक्चुअली यहाँ पे कम हो गए हैं, क्रॉस वैलिडेटेड स्कोर वहाँ पे 0.98 0.97 ऐसे स्कोर्स थे, यहाँ 0.92 0.90 ऐसे स्कोर्स हैं। और हम ऑब्वियसली प्रेफर करते हैं कि हमारी क्रॉस वैलिडेशन स्कोर की वैल्यू 1 के जितने पास हो उतनी अच्छी है। तो ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर केस में अगर हम क्रॉस वैलिडेशन स्कोर्स को इम्पोर्टेंस दे तो हमारा जो लीनियर कर्नल है वो आरबीएफ कर्नल से बेटर परफॉर्म कर रहा है, ये इसका इन्फ्लुएंस होता है। सो फाइनली यहाँ पे हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन किया ग्रिड सर्च सीवी से। तो ग्रिड सर्च सीवी को इंपोर्ट कर लिया, मॉडल एसकेलन मॉडल सिलेक्शन में अवेलेबल होता है ये, तो उससे इंपोर्ट कर लिया है और यहाँ पैरामीटर्स की लिस्ट दी है। ये यहाँ पे इन्होंने गामा की वैल्यू को भी चेक किया है। तो गामा की वैल्यू 0 to 1 में आपको सेट करनी रहती है, तो 0.1 0.2 ऐसे अलग अलग गामास के ऊपर चेक किया है। जो फिर उसके बाद लीनियर कर्नल के इसको अगर आप पैरामीटर्स के लिए तो सी की वैल्यू को जो लीनियर कर्नल है उसके ऊपर सिर्फ सी की वैल्यूज को ट्राई किया है, जो हमारा आरबीएफ कर्नल है उसके ऊपर सी और गामा की वैल्यूज को ट्राई किया है।
ये कर्नल्स को भी, तीनों कर्नल्स को चेक करेगा, उसके ऊपर सी और गामा की वैल्यूज को चेक करेगा। सुमन और एक मिनट देखिए, मतलब ये अपन ने कल डिस्कस किया था, जब कर्नल लीनियर होता है अपने को सिर्फ सी ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, जब कर्नल आरबीएफ होता है तो अपने को सी गामा ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, और जब कर्नल पॉली होता है, पॉलिनोमियल कर्नल होता है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, गामा और सी तीनों ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। तो ये कल अपन ने डिस्कस किया था, इसने करके बताया, देखिए पूरा कोड दे दिया है इसने आपको। आगे आपको जब भी करना है तो पॉली करना है तो किसको ऑप्टिमाइज करना, गामा का आरबीएफ लिया तो किसको ऑप्टिमाइज करना, और लीनियर लिया तो किसको ऑप्टिमाइज करना। पूरा कोड इसने बहुत बढ़िया तरीके से आपको, मतलब बेहतरीन तरीके से आपको आगे यूज करने के लिए दे दिया है। ओके, सो मूविंग ऑन। नॉर्मल ग्रिड सर्च सीवी में इन्हीं पैरामीटर्स को पास किया, स्कोरिंग यहाँ पे एक्यूरेसी की ले ली है, और फोल्ड जो है वो 5 ले लिए हैं। आप जो ऊपर के फोल्ड ऑब्जेक्ट था उसको भी पास कर सकते, ग्रिड सर्च में वो चल जाएगा। तो इसके अगर हम रिजल्ट देखें तो नॉर्मल हम जो ग्रिड सर्च में बेस्ट स्कोर निकालते हैं, तो बेस्ट स्कोर हमारा क्या आया है, वो किन पैरामीटर्स के ऊपर आया है। तो हम यहाँ पे पैरामीटर्स में C की वैल्यू चेक कर रहे हैं, गामा की वैल्यू चेक कर रहे हैं, डिग्री अगर पॉलिनोमियल कर्नल लिया तो डिग्री, अगर पॉलिनोमियल कर्नल लिया तो सी गामा और डिग्री, अगर हमारे पास आरबीएफ कर्नल लिया तो सी और गामा, अगर लीनियर कर्नल लिया तो सिर्फ सी की वैल्यू। तो उसमें से इतने जो हमारे सारे ढेर सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे उसमें से बेस्ट पैरामीटर्स कौन से मिल रहे हैं हमें, और बेस्ट पैरामीटर्स के बाद कौन सा एस्टिमेटर ले रहा है वो। तो बेस्ट स्कोर हमें मिल गया 90.9793। उसके लिए इसने जो बेस्ट कर्नल दिया है वो है कि हम आरबीएफ कर्नल का यूज करें विद सी की सी इज इक्वल्स टू 10 एंड गामा इज इक्वल्स टू 0.3। तो ये वैल्यूज हमें बेस्ट एक्यूरेसी देंगी। ये जो अभी आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू हमारी ओरिजिनल एक्यूरेसी से थोड़ी कम है, क्योंकि ये क्रॉस वैलिडेशन करके फिर एवरेज एक्यूरेसी निकाली है, इसलिए थोड़ी सी कम है, बट चल जाता है वो। जब हम जो इसमें फाइनल मॉडल देगा उसको हम वापस से ओरिजिनल डेटा के ऊपर प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं। और जो फाइनल हमारा मॉडल लिया है वो ये है, उसके उसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें क्लास वेट आप देखेंगे नन लिया है, क्योंकि हमने अभी तक के जो फाइनल कर्नल है इसमें क्लास वेट का यूज नहीं किया गया है। जो इम्बैलेंस डेटा है उस इम्बैलेंस डेटा के ऊपर ही प्रिडिक्शन किए हैं, विदाउट एनी प्रोसेस टू बैलेंस द डेटा। हमारी डिग्री तो आरबीएफ कर्नल में वो इंटरनल डिग्री पैरामीटर होगा कुछ, वो डिग्री सेट है। गामा की वैल्यू जो हमारी 3.3 आई थी वो सेट हो गई है, कर्नल आरबीएफ सेट हो गया है, और सी की वैल्यू 10 सेट हो गई है। सो ये हमें फाइनल एक मॉडल मिल गया। उसके ऊपर हम टेस्ट निकालेंगे तो 0.9835 जब हमने वापस से ओरिजिनल डेटा के ऊपर निकाला तो हमें 0.9835 ऊपर 0.82 मिल रही थी, वो 0.9835। तो हमें एक्चुअली थोड़ा सा गेन हुआ है, हमें अच्छी एक्यूरेसी मिली है। और बस फिर इन्होंने यहाँ पे अभी तक की जितनी प्रोसेसेस बताई उनको कंक्लूड किया है। सो ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस प्लीज। नाइस जॉब सोमन, थैंक यू। थैंक यू सर। तो बस मेरे को यही बोलना है कि इसमें जो आप लोगों ने जितने भी देखा, कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, रिकॉल है, प्रिसीजन है, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स ट्रू, जो नेगेटिव, जितने भी इसने पैरामीटर यूज किए, एक्यूरेसी है, सारे के सारे आप किसी भी लॉजिस्टिक, किसी भी क्लासिफिकेशन मॉडल में यूज कर सकते हैं। जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी यही पैरामीटर है, यही कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, यही प्रिसीजन है, यही रिकॉल है। फिर वही रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन में भी सब कुछ यही है, और एक्जीबूस्ट में भी सब कुछ यही है। फिर ग्रिड सर्च सीवी जो है वो ग्रिड सर्च सीवी भी सभी मॉडल में एक जैसा ही है। बस यही है कि जो हाइपर पैरामीटर जो आप ट्यून कर रहे हैं, तो एसवीएम के लिए जो आपने पॉलिनोमियल, जो आपने सी गामा और पॉलिनोमियल का जो पैरामीटर आपने हाइपर पैरामीटर ट्यून किया है, वो आपका एसवीएम स्पेसिफिक है, एसवीएम के लिए है वो। और अगर आप रैंडम फॉरेस्ट यूज करेंगे तो मैक्स डेप्थ है, फिर वो सैंपल के जो मतलब हाइपर पैरामीटर रिलेटेड टू सैंपल, नंबर ऑफ सैंपल, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सैंपल्स, और जितने भी हाइपर पैरामीटर होते हैं एक्जीबूस्ट के, उनके अलग अलग होते हैं ना हर एक के, तो वो यहाँ पे आ जाएंगे।
बाकी देखिए पूरा प्रॉब्लम का फ्रेमवर्क एक ही है, सारे के सारे मतलब मॉडल एक्यूरेसी पैरामीटर जो है, प्रिसीजन रिकॉल सारा वही है, ग्रिड सर्च भी वही है, बस थोड़ा थोड़ा जो है वो एसवीएम को कॉल करने की जगह आपको है या तो रैंडम फॉरेस्ट कॉल करना है, और रैंडम फॉरेस्ट या तो एक्जीबूस्ट कॉल करना है, और अगर एक्जीबूस्ट रैंडम फॉरेस्ट कॉल करते हैं तो ये पैरामीटर बदल जाएंगे ग्रिड सर्च में, बाकी वैसा का वैसा ही रहता है। तो यही है कि मतलब आपका मशीन लर्निंग में अगर आप एक तरह का एक तरह का अगर आप प्रॉब्लम करना सीख गए तो दूसरे तरह के प्रॉब्लम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि वो दूसरा अगर जो रैंडम फॉरेस्ट से करना है, एक्जीबूस्ट से करना है, वो सब कुछ सेम ही होता है, बस थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाता है। और ये मिस्टर प्रशांत बैनर्जी ने जो अपने को जो दिया है यहाँ पे कोड और जो काम करके दिया है वो बहुत एक्सेलेंट काम किया है। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम विद ड्यू क्रेडिट्स। और मैं आपको यही बोलूंगा, जो अपने सोमन ने जो इसमें गलती पॉइंट आउट की है, एक जगह पॉजिटिव कंफ्यूजन मैट्रिक्स को रीड करने में जो गलती की है इसमें, फॉल्स पॉजिटिव, और उसमें काय में गलती की है सोमन? सर ट्रू पॉजिटिव्स और ट्रू नेगेटिव्स के कोऑर्डिनेट्स गलत ले लिए हैं। हाँ, तो वो थोड़ा आपको जरा देख के आपको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि ये गलती अननोटिस गई है और ये गलती उसने कर दी है, तो ये आपको ठीक करना पड़ेगा मैन्युअली, ठीक है ना। बाकी पूरा का पूरा कोड आप ये किसी भी क्लासिफिकेशन मॉडल के लिए, रैंडम फॉरेस्ट, एक्जीबूस्ट, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, वैसा का वैसा ही करना है आपको। पहले अलग अलग यूज करके करो, उसके बाद ग्रिड सर्च से करो, और ग्रिड सर्च करने के बाद जो फाइनल ग्रिड सर्च से जो ऑप्टिमाइज मॉडल आए उस पर रिजल्ट निकाल लो, और उसके बाद जो है आपको कंक्लूजन डिस्कस करना है कि जैसे इसमें है कि आरबीएफ मॉडल जो है, आरबीएफ पे हमारे बेस्ट रिजल्ट आ रहे हैं, बेस्ट रिजल्ट ये है, और जो है मतलब सारे पैरामीटर निकाल के रख देना कि ये एक्यूरेसी है, ये आपका प्रिसीजन रिकॉल है, सारी वैल्यूज निकाल के जो है फाइनल मॉडल पे आपको बतानी है। और जो स्टेप बाय स्टेप ग्रेडेशन है, कैसे आगे बढ़ना, वो इसमें दिया ही हुआ है। पहले जो है फिक्स्ड वैल्यूज ले लो, जैसे इसने C इज इक्वल टू 1 लिया, फिर 10 लिया, फिर 100 लिया, ऐसा लिया, ऐसा करके देख लिया। फिर तीनों कर्नल अलग अलग लगा दिए, लीनियर, आरबीएफ और पॉली, वो देख लिया, तीनों के लिए अलग अलग कर लिया। उसके बाद उसने सब जब देख लिया और रिजल्ट का उसको फील आ गया मॉडल का, फिर उसने ग्रिड सर्च सिविल लगा दिया। ग्रिड सर्च सिविल जो है फाइनल स्टेप है, उससे उसको सारा फिर फाइनल मॉडल मिल गया, और फाइनल मॉडल मिल गया तो उससे उसने सारे रिजल्ट निकाल के एनालिसिस कर दिया। यही की सेम प्रोसीजर आपको सारे क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम में यूज करना, चाहे वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो, चाहे वो डिसीजन ट्री हो, चाहे वो एक्जीबूस्ट हो, चाहे रैंडम फॉरेस्ट हो, चाहे एसवीसी हो, सबके लिए ये का यही प्रोसीजर है। तो इसलिए बोलते हैं मतलब, और आपको मतलब कभी भी कोड हमेशा ही आपके पास रहेगा अगर आप संभाल के रखोगे तो ऐसा आपको कुछ भी ऐसी एग्जाम में ऐसा कोई पूछ नहीं रहा है कि ये कोड लिख के बताओ। एग्जाम में कोई मतलब कोई भी जब टेस्ट होगा या इंटरव्यू होगा, उसमें कोई भी आपको कोड नहीं पूछेगा। जो आपको पूछा जाएगा तो उसके पीछे के जो फंडामेंटल्स है, जो एल्गोरिदम के पीछे के हाइपर पैरामीटर क्या होते हैं, इसके पीछे की थ्योरी क्या होती है, वो सब पूछा जाएगा। तो ये ब्यूटी है मतलब। और इसी तरह से रिग्रेशन का भी है, एक रिग्रेशन प्रॉब्लम अगर ढंग से कर लो तो सारे रिग्रेशन के जो मॉडल हैं वो भी उसी फैशन से चलते हैं, बस थोड़ा थोड़ा कोड जो है वो स्पेसिफिक होकर बदल जाता है, जो कि आपको हमेशा गूगल पे या फिर सब मिल ही जाता है वो कोड। तो इसलिए अगर आप दो चार प्रॉब्लम ढंग से कर लो तो मशीन लर्निंग इज वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है ना। और इसकी मेरे को एक ही चैलेंज लग रहा है मिस्टर प्रशांत बनर्जी का, कि इसने जो ईडीए किया, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस किया, उसमें प्लॉट्स वगैरह बहुत कम यूज किए हैं। तो शायद उन्होंने प्लॉट्स वगैरह इसलिए कम यूज किए हैं कि उनको वो ईडीए नहीं दिखाना था, उनको जो है एसवीसी का वर्किंग दिखाना था, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स का वर्किंग दिखाना था, तो उन्होंने ईडीए पे इतना ध्यान नहीं दिया। पर जब अपन कंपनी के लिए प्रॉब्लम करते हैं तो अपने को ईडीए भी उतना इंपॉर्टेंट होता है, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस। आपको अच्छे अच्छे प्लॉट्स, मतलब अच्छे रिलेवेंट प्लॉट्स बना के बनाना पड़ता है कि डाटा किस तरह का है और इस डाटा से क्या क्या इन्फ्रेंसेस निकलते हैं। तो यही आपके मशीन लर्निंग प्रॉब्लम तीन तरह के हो गए। एक क्लस्टरिंग हो गया, क्लस्टरिंग का अपन ने के मींस क्लस्टरिंग किया हुआ है, वो थोड़ा सा अलग होता है के मींस क्लस्टरिंग। और दो और जो मेजर तरीके, एक रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग, ये तीन तरह के प्रॉब्लम होते हैं, जिसमें क्लस्टरिंग जो है अनसुपरवाइज्ड है, और रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन जो है वो सुपरवाइज, क्लस्टरिंग अनसुपरवाइज्ड है, और क्लस्टरिंग और क्लासिफिकेशन जो प्रॉब्लम होती है वो जनरली सुपरवाइज्ड होती है। तो इस तरह के प्रॉब्लम है। तो इसके साथ ही मतलब आज अपना जो है क्लासिकल मशीन लर्निंग पे अब अपन और कोई टॉपिक नहीं लेंगे, अपन ने काफी इन डेप्थ में कवर किया है। तो मेरे ख्याल है इस पे अपन ने मोर देन 60 वीडियोस बना, 60 क्लासेस हो गई अपनी, मोर देन 60 क्लासेस। तो अब ये हमारा लास्ट टॉपिक था क्लासिकल मशीन लर्निंग का। तो अभी अपन अगले एक दो महीना जो है वो थोड़ा एक आध महीना इस पे ध्यान देंगे,
डाटा स्ट्रक्चर एंड प्रोग्रामिंग के ऊपर ध्यान देंगे, और वो जब हो जाएगा हमारा तो उसके बाद हम डीप लर्निंग पे चले जाएंगे. That's what is our theory. So thanks once again to Mr. Soman and Mr. Prashant Banerjee. Soman, good job. Keep it up. Thank you so much. अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, और मैं यहाँ क्वेश्चन है तो पूछिए, मैं थोड़ी देर और रिकॉर्डिंग ऑन रख रहा हूँ. जागृति, आपके आया समझ में? यस सर. और ये जो है ना, ये प्रशांत बैनर्जी ने क्या किया, डेटा सेट ने दिया है. डेटा सेट प्राइवेट ही, मतलब अगर उसने किया भी है प्रॉब्लम तो सिर्फ प्रॉब्लम दिया है, उसने डेटा सेट दिया नहीं. शायद कुछ उनके सिक्रेसी के कुछ होंगे नियम, तो उन्होंने दिया नहीं है डेटा सेट. तो आप यही कोड जो है आपके वो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड वाला है ना, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड वाले पे यही कोड यूज कीजिए. हाँ, और जो क्लास वेट है, इन्होंने क्लास वेट यूज नहीं किया है, क्योंकि जो क्लास 1 था वो 10% है और 0 है वो 90% है, तो उसमें क्लास वेट यूज नहीं किया तो चल जाएगा. पर अपने क्रेडिट कार्ड के केस में क्या है कि 0.5 का एक जो माइनॉरिटी क्लास है वो 0.5% से भी कम है, तो आपको जो क्लास वेट का यूज करना पड़ेगा वहां पे. ये एक फर्क रहेगा बस. इन्होंने क्लास वेट इक्वल टू नन लिया हुआ है ना, यहाँ पे डिफॉल्ट दे दिया, डिफॉल्ट नन होता है, तो वहां पे आपको क्लास वेट का यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके रिजल्ट बराबर नहीं आएंगे. क्योंकि वो इसलिए यूज करना पड़ेगा क्योंकि माइनॉरिटी क्लास जो है वो क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड फ्रॉड में उसका परसेंटेज जो है वो 0.5 से भी कम है, 0.5% से भी कम है. तो वहां पे आपको क्लास वेट का या स्मॉट टेक्निक जो है या फिर एडासीन है, इस तरह की जो ओवर सैंपलिंग मेथड जो अपन ने डिस्कस किए क्लास में, पहले कुछ वीडियोस में अपन डिस्कस कर चुके हैं, इनको पहले अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, तो उनका आपको यूज करना पड़ेगा. इतना ही फर्क जाएगा, बाकी कोड यही रहेगा. ठीक है ना? तो आपको इतने डिटेल में एसवीसी, आपको क्रेडिट कार्ड का जब प्रॉब्लम करेंगे तो इतने डिटेल में आपको एसवीसी बताने का जरूरत नहीं है. आप डायरेक्ट रिसर्च लगा सकते हैं. मतलब इसने जो ग्रेडेशन में बताया है ना, आप सीधे आरबीएफ कर्नल ले लो आपके क्रेडिट कार्ड के लिए. पहले आप स्मोट लगा के डाटा सेट को ठीक कर लो, क्लास बैलेंस जो है वो 50-50 कर लो स्मोट लगा के, या फिर क्लास वेट यूज कर ले. क्लास वेट यूज करना है तो क्लास वेट यूज कर लो, स्मोट लगा लो, और उसके बाद आप सीधे आरबीएफ ले लो, और आरबीएफ लेने के बाद सीधा ग्रिड सर्च वाला लगा दो. वहां पे आप सी वेरी कर दो और गामा वेरी कर दो. आप जैसे आरबीएफ ले रहे हो ना, तो आपको सी और गामा दोनों ऑप्टिमाइज करना है, तो आप यही वैल्यू ले लो, सी का 1, 10, 100 एंड 1000 और गामा का 0.1 to 0.9. तो डायरेक्टली आप ये कोड यूज कर लो, आपको डायरेक्टली ग्रिड सर्च पे आ सकते हो. आपकी बीच की सारी स्टेप जो है आप अपने क्रेडिट कार्ड के लिए आप स्किप कर सकते हो. डायरेक्ट जो है ग्रिड सर्च सीवी से बता दो, गामा वेरी, सी वेरी कर दो, गामा वेरी कर दो, और कर्नल आरबीएफ एक ही कर्नल ले लो बस. लीनियर और पॉली यूज करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आरबीएफ कर्नल ले लो. और फिर आपको दूसरे और भी क्रेडिट कार्ड फ्रॉड प्रॉब्लम में आपको दूसरे और भी जो है नोट कर लीजिए, आपको कौन कौन से मॉडल यूज करना है नोट कर लीजिए प्लीज. एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करना है, दूसरा रैंडम फॉरेस्ट यूज करना है, तीसरा एक्सीबूस्ट यूज करना है, और चौथा सपोर्ट वेक्टर मशीन यूज करना है. ये यूज करना है आप. चार मॉडल यूज करिए आप, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एक्सीबूस्ट, रैंडम फॉरेस्ट और सपोर्ट वेक्टर मशीन. ये आपको चार से करके बताना है. और वहां पे आपको स्मोट ने तो क्लास वेट का यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि माइनॉरिटी क्लास का परसेंटेज जो है वो 0.5% से भी कम है, बहुत कम है. तो ये सब इतना करके जो है आप कंक्लूड कर लीजिए कि आपको इन चारों पांचों में से जो है सबसे बेस्ट मॉडल कौन सा मिल रहा है, और फिर बाद में रिजल्ट का एनालिसिस वो बेस्ट मॉडल से कर दीजिए. चारों यूज कीजिए, फिर देखिए बेस्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन बेस्ट है कि एक्सीबूस्ट बेस्ट है कि रैंडम फॉरेस्ट बेस्ट है कि सपोर्ट वेक्टर मशीन बेस्ट है. ये देख लीजिए जो बेस्ट होगा, और बाद के जो फाइनल रिजल्ट है वो उससे जो है बेस्ट वाले से आप निकाल के बता दीजिए. तो ये आपका जो है ये दैट इज योर मेजर प्रोजेक्ट. तो आपके मेजर प्रोजेक्ट में आपकी ब्यूटी ये है कि आपका पूरा का पूरा जो क्लासिकल मशीन लर्निंग है पूरा कवर हो रहा है. आपका क्लास इम्बैलेंस भी कवर हो रहा है, आपके मेजर जितने भी मेजर आपके मॉडल्स है वो कवर हो रहे हैं, और क्लासिफिकेशन पूरा कवर हो रहा है. अपने रिग्रेशन नहीं दिया है तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा. अगर मैं रिग्रेशन भी आपको एक और असाइनमेंट दे दूंगा तो उसका जरूरत नहीं, वो आप कर सकते हो खुद. क्लासिफिकेशन पे जो है करीब करीब हम पूरा मशीन लर्निंग जितना भी अपन ने सीखा है अभी तक पूरा का पूरा जो है हमारे मेजर प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, ना तो मैं अगले 2 मिनट में रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूँ.